हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइफ प्रेप। आज लेक्चर नंबर 2 है प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन चैप्टर का। इसमें हम लोग जो लेक्चर 1 में टर्म्स सीखे थे, फॉर एग्जांपल हेरिडिटी, इनहेरिटेंस, वेरिएशन, प्रोजेनीज, ऑफस्प्रिंग, जीन्स, एलील्स, उन सारे वर्ड्स को आज एनसीईआरटी के इंट्रोडक्शन से पहले रीड करेंगे। आप अपनी 12th की एनसीईआरटी में प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन चैप्टर का प्लीज ओपन योर फर्स्ट पेज। ठीक है, इस यूनिट का इंट्रोडक्शन भी है, लेकिन उसको हम लोग एमबीआई में पढ़ेंगे। यहाँ पे इस चैप्टर में नहीं पढ़ेंगे, मॉलिक्यूलर बेसिस में इसका इंट्रोडक्शन भी पढ़ेंगे, वाटसन एंड क्रिक वाला। ठीक है, अभी इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, कोई नहीं। सो देखो एनसीईआरटी का डायलॉग कहां से शुरू होता है इस चैप्टर में। एनसीईआरटी का डायलॉग शुरू होता है हैव यू एवर वंडर्ड, यहां से शुरू होता है। ठीक है, सो एक बार मैं इसको अच्छे से समझा दे रहा हूं, ट्रांसलेट कर करके समझा दे रहा हूं। ठीक है, क्या तुमने कभी सोचा है, वंडर्ड मतलब सोचा है, वाई एन एलिफेंट, हाथी का बच्चा हमेशा हाथी होता है। वाई एन एलिफेंट ऑलवेज गिव्स बर्थ ओनली टू बेबी एलिफेंट, मतलब सेम स्पीशीज का रहता है, दूसरा कोई ऑर्गेनिज्म नहीं बन जाता है। ठीक है, और वाई मैंगो सीड, ये आम के पेड़ के सीड से, मतलब आम के जो फ्रूट होता है उसमें जो सीड होता है, उससे आगे चल के मैंगो का ही प्लांट क्यों बनता है, क्यों नहीं उससे ऑरेंज का प्लांट बन जाता है। सो इस फेनामिना को जो नेचर में हम लोग ऑब्जर्व करते हैं कि पेरेंट और नेक्स्ट जनरेशन, प्रोजेनी जनरेशन में सिमिलैरिटी है कैरेक्टर्स की, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेरिडिटी। सो याद रखना यहाँ पे किस चीज की बात कर रहा है, सिमिलैरिटी बिटवीन पेरेंट एंड प्रोजेनी। इस फेनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं, हेरिडिटी। आप नेचर में चारों तरफ देखो, जैसा पेरेंट है वैसे ही कैरेक्टर वाला प्रोजेनी भी होता है। पेरेंट को 2 हाथ 2 पैर, प्रोजेनी को भी 2 हाथ 2 पैर, वैसे ही होता है जनरली। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फेनोमेना को, सिमिलैरिटी ऑफ कैरेक्टर्स बिटवीन पेरेंट एंड प्रोजेनी इज कॉल्ड हेरिडिटी। अब ध्यान से सुनो, गिवन दैट दे डू, मान लो कि हाथी के बच्चे, हाथी से हाथी का बच्चा ही बनेगा। ठीक है, आर द ऑफ स्प्रिंग्स, ऑफ स्प्रिंग्स वंस अगेन हियर मींस प्रोजेनी, मतलब अगली जनरेशन, क्या वो आइडेंटिकल होती है। यहां पे आइडेंटिकल का मतलब है 100% सेम। आर द प्रोजेनीज 100% सेम, आइडेंटिकल लिख लो, 100% सेम। ठीक है, ठीक है, क्या प्रोजेनीज 100% सेम होती है पेरेंट की। अरे इस क्वेश्चन को आप जनरलाइज करो ना, क्या आप अपने पेरेंट्स के 100% सेम हो, नहीं ना। ठीक है, तो याद रखो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यस हो जाएगा कि नो हो जाएगा, नो, नहीं, ऐसा नहीं होता है कि प्रोजेनीज 100% सेम हो। ठीक है, इसका मतलब हेरिडिटी है, सिमिलैरिटी है, लेकिन थोड़ी बहुत डिसिमिलैरिटी भी है। ठीक है, और दे डू शो सम डिफरेंसेस इन देयर कैरेक्टरिस्टिक। तो ये जो सम डिफरेंसेस वाला है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, यस हो जाएगा, डिफरेंसेस होते हैं। हैव यू एवर वंडर्ड, क्या तुमने कभी सोचा है कि सिबलिंग्स, देखो सिबलिंग्स एक न्यूट्रल वर्ड है ब्रदर्स एंड सिस्टर्स के लिए। ठीक है, ब्रदर और सिस्टर को क्या बोलते हैं, सिबलिंग बोलते हैं। ठीक है, तो क्या आपके भाई बहन, कभी कभी ऐसा होता है आपके बहुत ज्यादा सिमिलर होते हैं, कुछ लोग होते हैं जिनके भाई बहन बहुत एक जैसे होते हैं, और कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत अलग होते हैं। ठीक है, दे मे बी वेरी डिफरेंट इन टर्म्स ऑफ देयर कैरेक्टर्स, स्किन टोन अलग हो सकता है, हाइट अलग हो सकता है। ठीक है, बहुत कुछ अलग हो सकता है। सो याद रखो, ये जो सिमिलैरिटी है और डिसिमिलैरिटी है, यहां पे सिबलिंग्स के रिस्पेक्ट में बोला है, पेरेंट्स से प्रोजेनी के रिस्पेक्ट में नहीं बोला है, भाई बहन के रिस्पेक्ट में बोला है। ठीक है, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि पेरेंट्स से प्रोजेनी अलग हो रहा है, प्रोजेनी जो अलग अलग बन रहे हैं वो भी आपस में अलग अलग हो रहे हैं। नॉट ओनली देर इज वेरिएशन फ्रॉम पेरेंट टू प्रोजेनी, बट ऑल्सो देर इज वेरिएशन अमंग द प्रोजेनी। जो प्रोजेनी बन रहे हैं, जो नेक्स्ट जनरेशन बन रही है, उसके अंदर सब यूनिक है। ठीक है, लेकिन याद रखो ये जो डिफरेंसेस आते हैं, ये कौन से रिप्रोडक्शन में आते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आते हैं। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो प्रोजेनी बनता है वो पेरेंट का 100% आइडेंटिकल होता है, मतलब 100% सेम होता है, आइडेंटिकल होता है, और वो सारे प्रोजेनीज भी आपस में आइडेंटिकल होते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको नोट में एक बात लिखवाना चाहूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप कहीं पे लिख लो। ठीक है, आप 2 पॉइंट लिख लो नोट डाल के, राइट डाउन।
रुपया, पैसा, डॉलर, नोट। नोट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उसीलिए आप पढ़ रहे हो, उसीलिए मैं पढ़ा रहा हूं। तो नोट क्या है? नोट ये है, ड्यूरिंग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बेटा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसको बोलते? किसको बोलते हैं? जिसमें एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है, ठीक है। सो ड्यूरिंग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब यूनिपेरेंटल, एक ही पेरेंट से प्रोजेनी बनते हैं, उसको क्या बोलते हैं? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ड्यूरिंग यूनिपेरेंटल रिप्रोडक्शन क्या लिखेंगे? प्रोजेनीज, प्रोजेनीज आर पेरेंट से अलग होते या सेम होते? याद रखो, जैसा पेरेंट होता है वैसे ही प्रोजेनीज होते हैं। कौन से रिप्रोडक्शन में? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में, ठीक है। सो ड्यूरिंग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोजेनीज आर आइडेंटिकल। आइडेंटिकल यहां पे एनसीईआरटी के रेफरेंस में आइडेंटिकल मतलब 100% सेम, ठीक है। आइडेंटिकल टू पेरेंट्स मतलब 100% हेरिडिटी, 0% वेरिएशन, ऐसे आप ओवरऑल बोल सकते हो कि ड्यूरिंग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोजेनीज आर आइडेंटिकल। जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो प्रोजेनीज आइडेंटिकल होते हैं पेरेंट से भी और अपने आप में भी, मतलब सारे सिबलिंग, सारे भाई बहन भी आपस में एक जैसे होते हैं, ठीक है। पेरेंट्स एंड अमंग देमसेल्व्स, और आपस में भी। एंड अमंग देमसेल्फ को हम लोग क्या बोलेंगे? सिबलिंग्स, जो एनसीईआरटी में यूज किया है। सिबलिंग्स भी 100% आइडेंटिकल होते हैं, ठीक है। लेकिन याद रखो ह्यूमन में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता नहीं है। ह्यूमन, कोई भी ह्यूमन एक पेरेंट से बनता नहीं है। सो देयरफॉर ह्यूमंस में ये फेनोमेना ऑब्जर्व नहीं है कि ह्यूमंस में सारे जो प्रोजेनी होंगे वो सब एक जैसे होंगे, ऐसा नहीं, सब अलग अलग होते हैं, ठीक है। सो ड्यूरिंग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोजेनीज आर आइडेंटिकल, 100% सेम टू पेरेंट्स एंड अमंग देमसेल्फ, ठीक है। सो याद रखो कि इस वाले केस में, ठीक है, प्रोजेनीज ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए वर्ड क्या यूज करते हैं? क्लोन्स। प्रोजेनीज ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए वर्ड क्या यूज करेंगे? क्लोन्स। क्लोन्स क्यों यूज करेंगे? क्योंकि सब एक जैसे होते हैं, इसलिए वर्ड क्या यूज करेंगे? क्लोन्स, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद आ गया दूसरा, दूसरा नोट। अब ये वाला एसेक्सुअल के लिए था तो दूसरा वाला सेक्सुअल के लिए होगा, ठीक है। सो दूसरा भी मैं लिखवा देता हूं। दूसरा क्या है? ड्यूरिंग, ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लिखते चलो बेटा। ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो प्रोजेनीज होते हैं उनमें क्या आ जाता है? वेरिएशन आ जाता है। 100% आइडेंटिकल नहीं होते, 100% सेम नहीं होते, बहुत हद तक सेम होते हैं लेकिन कुछ कैरेक्टर्स अलग भी हो जाते हैं। सो ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोजेनीज आर नॉट आइडेंटिकल, नॉट आइडेंटिकल टू पेरेंट्स, ठीक है। बहुत ज्यादा हो सकता है दिखने में सेम हो लेकिन 100% आइडेंटिकल नहीं होते, थोड़े बहुत कैरेक्टर अलग हो जाते हैं, ठीक है। प्रोजेनीज आर नॉट आइडेंटिकल टू पेरेंट्स, दैट इज दे शो वेरिएशन, ठीक है। किससे वेरिएशन शो करते हैं? फ्रॉम पेरेंट्स से भी और अमंग देमसेल्फ भी। पेरेंट्स से भी अलग होते हैं, थोड़े से यूनिक होते हैं, और हर प्रोजेनी अपने आप में यूनिक होता है, मतलब सिबलिंग्स भी एक जैसे नहीं होते। सो फ्रॉम पेरेंट्स एंड अमंग देमसेल्व्स, ठीक है। तो इसमें सिमिलरिटी वाले फिनोमेना को क्या बोलते हैं? हेरिडिटी। और जो दूसरा है, जो डिसिमिलरिटी वाला फिनोमेना है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वेरिएशन, ठीक है। सो याद रखना कि यहां से अपने को एक कोरोलरी मिलता है या फिर यहां से अपने को एक इन्फ्रेंस मिलता है, एक और आइडिया मिलता है, दैट इज वेरिएशन जनरली किसमें होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। वेरिएशन जनरली अराइजेज इन, जनरली अराइजेज इन, कौन सा रिप्रोडक्शन में वेरिएशन होता है? एसेक्सुअल में नहीं, सेक्सुअल में। वेरिएशन जनरली अराइजेज इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन,
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मतलब यूनिपेरेंटल वाले में या बाई पेरेंटल वाले में, लेट अस राइट डाउन, जिसमें दो पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं उस वाले केस में वेरिएशन आता है। ठीक है, तो ये हो गया अपना दो पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट थे और मैंने इनको लिखवा भी दिया है। पहला पॉइंट क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रोजनी पेरेंट से भी सेम होते हैं और आपस में भी सेम होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, क्लोन्स। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रोजनी पेरेंट से भी डिसिमिलर होते हैं थोड़े बहुत, और आपस में भी अमंग देमसेल्फ भी थोड़े बहुत डिफरेंट होते हैं, और डिसिमिलरिटी को क्या बोलते हैं, वेरिएशन। तो चलो अब ये टर्म्स की बात है, यहाँ पे एनसीईआरटी ने शो किया है। ठीक है, सो समझने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ, नेक्स्ट पैराग्राफ क्या है, ये और बहुत सारे क्वेश्चन है जो इनहेरिटेंस से रिलेटेड है, कि पेरेंट और प्रोजेनी में कैरेक्टर्स कैसे आए, इसकी पढ़ाई को हम लोग क्या बोलते हैं, जेनेटिक्स। ठीक है, सो साइंटिफिकली ब्रांच ऑफ बायोलॉजी जिसमें इनहेरिटेंस के बारे में, हेरिडिटी के बारे में, वेरिएशन के बारे में पढ़ते हैं, उस ब्रांच ऑफ बायोलॉजी को क्या बोलते हैं, जेनेटिक्स बोलते हैं। ठीक है, सो जेनेटिक्स की भी एक डिफिनेशन लिखना जरूरी है, सो आप कहीं पे लिख लो। ठीक है, नेक्स्ट, जेनेटिक्स भी लिखते चलो ना। जेनेटिक्स, जेनेटिक्स क्या है, जेनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, बायोलॉजी की एक ब्रांच है जेनेटिक्स, लाइफ साइंसेस की ब्रांच है। जेनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी which deals with इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस मतलब कैरेक्टर कैसे आते हैं, किस मैकेनिज्म से आते हैं। मैंने कल समझा दिया था, लेक्चर नंबर 1 में समझा दिया था कि प्रोसेस को या फिर मैकेनिज्म को क्या बोलते हैं, इनहेरिटेंस। आखिर कैरेक्टर कैसे आते हैं पेरेंट से प्रोजेनी में, उस मैकेनिज्म को क्या बोलते हैं, इनहेरिटेंस। सो पहली चीज जो जेनेटिक्स में हम लोग पढ़ते हैं वो क्या है, इनहेरिटेंस। दूसरी चीज जो पढ़ते हैं वो क्या है, हेरिडिटी। हेरिडिटी भी सिमिलैरिटी है पेरेंट और प्रोजेनी में, लेकिन ये प्रोसेस नहीं है, ये फिनोमेना है, ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, एंड वेरिएशन, एंड वेरिएशन। ठीक है, तो हल्की फुल्की ये डेफिनेशन एनसीईआरटी के हिसाब से हो गई कि जेनेटिक्स वो ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है जिसमें हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं, इनहेरिटेंस के बारे में, हेरिडिटी के बारे में, एंड वेरिएशन के बारे में। कैरेक्टर्स प्रोजेनी में पेरेंट से कैसे आते हैं, इनहेरिटेंस। मैकेनिज्म क्या है, गैमीट बनेगा, फर्टिलाइजेशन होगा, जाइगोट बनेगा, उसमें जीन्स आएंगे, ये क्या है, इनहेरिटेंस। पेरेंट और प्रोजेनी को अलग अलग देखना, एट अ स्टेट कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग देखना, वो क्या है, हेरिडिटी। और वेरिएशन क्या है कि उन दोनों में थोड़े बहुत डिफरेंसेस आ जाएंगे। ऑब्वियसली ड्रामेटिक डिफरेंस नहीं आ जाएंगे कि दो पैर वाले का सात पैर वाला, ऐसा नहीं होगा, दैट कैन हैपन बट दैट इज वेरी रेयर। लेकिन नॉर्मली क्या है, थोड़े बहुत छोटे मोटे वेरिएशन आ जाएंगे, स्लाइट वेरिएशंस। ठीक है, सो आगे क्या लिखा है देखते चलो, आगे क्या लिखा है, दिस सब्जेक्ट विच मीन्स जेनेटिक्स डील्स विथ इनहेरिटेंस, ठीक है, एज वेल एज वेरिएशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स। नेक्स्ट, इनहेरिटेंस इज द प्रोसेस बाय विच कैरेक्टर्स आर पास्ड फ्रॉम पेरेंट टू प्रोजेनी। ठीक है, आखिर वो प्रोसेस, देखो देखा ना वर्ड, देखा ना, प्रोसेस या फिर मैकेनिज्म, वो प्रोसेस या वो मैकेनिज्म जिससे कैरेक्टर्स आते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनहेरिटेंस। तो ये सब हम लोग प्रीवियस लेक्चर में ही पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पे लिख लो तो बेटर होगा। तो सबसे पहली चीज क्या है, तीन वर्ड अंडरलाइन कर लो, वेरिएशन, इनहेरिटेंस, और तीसरा वर्ड क्या है, वेयर इज दैट, हेरिडिटी। ये तीन वर्ड आप अंडरलाइन कर लो। ठीक है, तो पहला वाले की डेफिनेशन देखो, दो की डेफिनेशन तो लिखी हुई है। इनहेरिटेंस क्या है, प्रोसेस है। नेक्स्ट बेस्ट वर्ड क्या हो सकता है, मैकेनिज्म है। ठीक है, किस चीज का मैकेनिज्म है, हेरिडिटी का मैकेनिज्म है, कि आखिर कैसे पेरेंट और प्रोजेनी सेम है, बिकॉज उसमें क्या आया है, जीन्स, कहां से, पेरेंट से प्रोजेनी में। नेक्स्ट, इनहेरिटेंस इज द मैकेनिज्म जिसके थ्रू कैरेक्टर्स पास होते हैं, कहां से कहां, प्रोजेनी से पेरेंट में नहीं, पेरेंट से प्रोजेनी में, प्रीवियस जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में। इसका मतलब देयर इज एन एरो ऑफ टाइम, पेरेंट से प्रोजेनी में कैरेक्टर जाते हैं, प्रोजेनी से पेरेंट में थोड़ी जाए। ठीक है, नेक्स्ट, इट इज द बेसिस ऑफ हेरिडिटी। हेरिडिटी मैकेनिज्म में प्रोसेस है या फेनोमेना है, फेनोमेना है। फेनोमेना मतलब ऑब्जर्वेशन है कि पेरेंट और प्रोजेनी कैरेक्टर्स में सिमिलर होते हैं, इस ऑब्जर्वेशन को क्या बोलते हैं,
हेरिडिटी। और वेरिएशन वंस अगेन एक फिनोमेना है, ठीक है, फिनोमेना है जिसमें हम लोग देखते हैं कि कितना डिफरेंस आया है, कितना डिफरेंस आया है। इसका मतलब ये सिमिलैरिटी है या डिसिमिलैरिटी है? डिसिमिलैरिटी है। वंस अगेन मैं क्लैरिफाई कर दूं कि सिमिलैरिटी को क्या बोलते हैं? हेरिडिटी। और डिसिमिलैरिटी को क्या बोलते हैं? वेरिएशन। ठीक है, एम आई मेकिंग दिस सेंस? नाउ ह्यूमंस न्यू फ्रॉम एज अर्ली एज 8000 टू 1000 बीसी, ठीक है, 8000 बीसी पहले था और 1000 बीसी बाद में आया, क्योंकि बीसी ये नेगेटिव नंबर चल रहा है ना, मतलब हम लोग पास्ट से प्रेजेंट में आ रहा, तो 8000 बीसी से 1000 बीसी के समय में भी, मतलब इस टाइम पे भी बहुत ही पहले सबको ये मालूम था, ह्यूमंस में ये आइडिया था कि जो कॉज है वेरिएशन का वो कहां छुपा है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो जो वेरिएशन आता है वो कहां से आता है? ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नहीं आता है, जनरली किस में आता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आता है। तो ह्यूमन को ये कब से पता था? 8000 टू 1000 बीसी से पता था कि द कॉज ऑफ वेरिएशन, पेरेंट और प्रोजेनी में डिसिमिलरिटी कब आती है? ए सेक्सुअल में नहीं आती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आती है। ठीक है, और ह्यूमन ने इसको यूज किया, एक्सप्लॉइट किया, मतलब क्या किया? यूज किया। किसको यूज किया? इस फिनोमेना को, कि जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं तो वेरिएशन आ जाता है। अब जरा इमेजिन करो आप, ऐसा हो सकता है कि पेरेंट के अंदर कुछ कमियां हो, ठीक है, दो पेरेंट हैं, उन दोनों में कुछ ना कुछ कमियां हो, और जब उनका मतलब शॉर्ट कमिंग्स हो, और वो दोनों पेरेंट का जब प्रोजनी बनेगा तो बहुत सारे प्रोजनी बने, उसमें से एक प्रोजनी ऐसा बना जिसमें कोई कमी नहीं है। तो ऐसा हो सकता है कि दो पेरेंट हो, दोनों पेरेंट में कुछ ना कुछ कमियां हो, लेकिन जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ तो उसके बहुत सारे प्रोजेनी बने, उनमें से एक प्रोजेनी में कोई कमी नहीं है, दैट इज एन आइडियल प्रोजेनी। सो इस वाले प्रोजेनी को सेलेक्ट करना, इसको हम लोग बोलते हैं आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। दो पेरेंट से एक ऐसा प्रोजेनी बना के सेपरेट करना जो दोनों पेरेंट से सुपीरियर है, प्रोजेनी पेरेंट से सुपीरियर है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। ये हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट चैप्टर में पढ़ते हैं कि जब दो पेरेंट के कैरेक्टर को कंबाइन करके एक सुपीरियर हाइब्रिड बनाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, कोई बात नहीं। सो ह्यूमंस ने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आने वाले वेरिएशंस का यूज किया। कैसे यूज किया? दे यूज्ड द वेरिएशंस दैट वेयर नेचुरली प्रेजेंट इन द वाइल्ड पॉपुलेशन। ठीक है, तो जब फार्मिंग नहीं होती थी तो पहले तो वाइल्ड पॉपुलेशन था, जब कोई क्रॉप नहीं थी। अरे इमेजिन करो, आज के समय में वी हैव गुड वेराइटीज ऑफ राइस, वी हैव गुड वेराइटीज ऑफ व्हीट, वी हैव गुड वेराइटीज ऑफ पैडी। लेकिन एक समय था जब गुड वेराइटीज ऑफ व्हीट अपने पास नहीं थी, तो वो जंगली गेहूं था, जंगली व्हीट था, वाइल्ड वेराइटी थी, उसके अंदर कुछ कमियां थी। अब धीरे धीरे उसको सेलेक्ट करते हुए वही वाला व्हीट लेंगे जिसकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा है, वही वाला मैंगो लेंगे जिसका फ्रूट अच्छा है, वही वाला राइस लेंगे जिसका ग्रेन अच्छा है। तो ऐसे करते 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 धीरे धीरे आइडियल वेराइटीज बनती गई। सो ये आइडियल वेराइटीज के फॉर्मेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। सो ध्यान से देखो क्या लिखा है, प्लांट्स एंड एनिमल्स टू सेलेक्टिवली ब्रीड। सेलेक्टिवली ब्रीड मीन्स व्हाट? वही वाले का रिप्रोडक्शन करेंगे जो वाला प्लांट का वेराइटी यूजफुल है, गुड क्वालिटी का है, एंड सेलेक्टेड द ऑर्गेनिजम्स दैट पोजेस्ड डिजायरेबल कैरेक्टर्स। डिजायरेबल कैरेक्टर्स क्या हो सकता है? गुड ग्रेन साइज, क्या हो सकता है? गुड ग्रेन साइज, और क्या हो सकता है? स्वीट फ्रूट, ठीक है, टेस्टी फ्रूट एटसेट्रा। ये सबको आप क्या बोल सकते हो? ये सबको आप बोल सकते हो डिजायरेबल क्वालिटीज। तो अब मैं इसको नोट में आके वापस एक्सप्लेन करता हूं शॉर्ट में। तो देखो, पहले क्या था, पहले क्या था, एनसीईआरटी ने क्या कंटेक्ट लिया है? ऐसे लिया है, बाई 8000 बीसी टू 1000 बीसी, मतलब 7000 साल का यहाँ पे एक रेंज लिया है कि इस टाइम से, ठीक है, ह्यूमंस को मालूम था कि वेरिएशन कहां से आते हैं?
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से आते हैं। ह्यूमंस न्यू दैट द कॉज ऑफ वेरिएशन, वेरिएशन का कॉज क्या है, इज हिडन इन, किसमें छुपा है, एसेक्सुअल में या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, इज हिडन इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ह्यूमंस को मालूम है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द कॉज ऑफ वेरिएशन। अब ये वेरिएशन कैसे आता है इस चैप्टर में लास्ट में पढ़ेंगे, बट अभी इसको एब्स्ट्रैक्टली पढ़ना है। क्या पढ़ना है कि इतने समय से ह्यूमंस को मालूम था कि वेरिएशन कहां से आता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से आता है। सो इमेजिन करो कि वाइल्ड वैरायटी है। क्या है? वाइल्ड वैरायटी है। वाइल्ड वैरायटी किसकी है? एग्जाम्पल वीट की है वाइल्ड वैरायटी, एग्जाम्पल राइस की है वाइल्ड वैरायटी, एटसेट्रा। ये जो ग्रेन्स है इनकी क्या है? वाइल्ड वैरायटी है। इनके अंदर कैरेक्टर्स कैसे है? डिजायरेबल भी है, डिजायरेबल भी है, और इसके अंदर कुछ कैरेक्टर्स ऐसे भी हैं जो अनडिजायरेबल भी हैं। क्योंकि ये वाइल्ड है तो इसमें काम की भी चीजें हैं, बेकार चीजें भी है। ठीक है, सो वाइल्ड वैरायटी के अंदर डिजायरेबल कैरेक्टर भी हो सकते हैं, अनडिजायरेबल भी हो सकते हैं, इसलिए तो इसको वाइल्ड बोलते हैं। अब फिर इस वाइल्ड वैरायटी का क्या किया गया? आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन मतलब इनमें से वो वाले सिलेक्ट किए गए जिनका डिजायरेबल फीचर्स जिनके पास ज्यादा है। सो वाइल्ड वैरायटी लिया और उसका सेलेक्टिव ब्रीडिंग कराया। सेलेक्टिव ब्रीडिंग एक दूसरा वर्ड है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन के लिए। दूसरा वर्ड क्या है? कौन सी ब्रीडिंग? रैंडम ब्रीडिंग या फिर सेलेक्टिव ब्रीडिंग। सेलेक्टिव ब्रीडिंग बेटा, ब्रीडिंग मतलब होता है रिप्रोडक्शन। तो कैसा रिप्रोडक्शन? सेलेक्टिव। अब आप बताओ किसको सेलेक्ट करोगे, अनडिजायरेबल कैरेक्टर वाले को या डिजायरेबल कैरेक्टर वाले को? डिजायरेबल कैरेक्टर वाले को। सो वाइल्ड वैरायटी का सेलेक्टिव ब्रीडिंग कराया और वही वाले सेलेक्ट किए प्रोजनी जिसके अंदर क्या है? डिजायरेबल कैरेक्टर्स। सो मैं क्लैरिफाई कर दूं कि सेलेक्टिव ब्रीडिंग का मतलब क्या है? सिलेक्शन ऑफ डिजायरेबल कैरेक्टर, सिलेक्शन ऑफ डिजायरेबल कैरेक्टर्स। इसी सिलेक्शन ऑफ डिजायरेबल कैरेक्टर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? सेलेक्टिव ब्रीडिंग। और ये धीरे धीरे करके इससे क्या हुआ? डोमेस्टिकेशन। डोमेस्टिकेशन तो डोमेस्टिकेशन का मीनिंग क्या हो जाएगा? डोमेस्टिकेशन का मीनिंग हो जाएगा वाइल्ड वैरायटी से क्या बन गई? यूजफुल वैरायटी। तो डोमेस्टिकेशन का मतलब क्या हो जाएगा? गुड क्रॉप वैरायटी बन गई। क्या बन गई? गुड क्रॉप वैरायटी बन गई। ठीक है, ये बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? सो बात क्या है अपने पास कि वाइल्ड वैरायटी का सेलेक्टिव ब्रीडिंग कराने से क्या बन गई? गुड क्वालिटी ऑफ कल्टीवार बन गया, गुड क्वालिटी ऑफ वैरायटी बन गई। ठीक है, अब इसके आगे देखो क्या लिखा है। इसका लिखा है सेलेक्टिव ब्रीडिंग सिर्फ प्लांट की नहीं, एनिमल्स की भी कराई गई। तो पहले ऑब्वियसली वाइल्ड डॉग्स थे, वाइल्ड काउस थे। अब धीरे धीरे करके वो क्या हो गए? डोमेस्टिकेटेड काउज हो गए, डोमेस्टिकेटेड डॉग्स हो गए। तो आज अपने पास डॉग्स की इतनी सारी वैरायटी है, जर्मन शेफर्ड, बुलडॉग, बहुत सारे डॉग्स की वैरायटी है, पोमेलियन। तो ये सारे जो डॉग्स की वैरायटी है ये एक समय पहले कैसे थे? वाइल्ड वैरायटीज थे, दे वर नॉट डोमेस्टिकेटेड। लेकिन धीरे धीरे करके उनका क्या हो गया? डोमेस्टिकेशन। हर वाइल्ड एनिमल का डोमेस्टिकेशन नहीं हो सकता है क्योंकि उनमें वाइल्ड इंस्टिंक्ट्स भी होते हैं, लेकिन जिसके अंदर थोड़े से डोमेस्टिकेशन वाले इंस्टिंक्ट्स थे वो एनिमल्स क्या होते गए? डोमेस्टिकेटेड होते गए। वो वैरायटीज प्लांट की भी क्या होती गई? डोमेस्टिकेटेड होती गई। तो जिस तरह से हर प्लांट की वैरायटी यूजफुल नहीं है, उसका डोमेस्टिकेशन नहीं हो सकता, वैसे ही हर वाइल्ड वैरायटी। अब इमेजिन करो आप, क्या आप राइनोसोरस को डोमेस्टिकेशन कर पाओगे क्या? उसका कोई यूज भी नहीं है, डोमेस्टिकेशन वाइज कोई उसका यूज भी नहीं है। ठीक है, तो क्या बन गया? डिजायरेबल कैरेक्टर बन गए। फॉर एग्जाम्पल, थ्रू आर्टिफिशियल सिलेक्शन एंड डोमेस्टिकेशन फ्रॉम एंसेस्ट्रल वाइल्ड काउज। मतलब पहले क्या थी? जंगली काऊ, उससे धीरे धीरे करके क्या बन गए? वेल नोन इंडियन ब्रीड्स। फॉर एग्जाम्पल, साहिवाल काउज ऑफ पंजाब। सो साहिवाल काउज ऑफ पंजाब कैसे बने? आर्टिफिशियल सिलेक्शन से और सेलेक्टिव ब्रीडिंग से धीरे धीरे करके वाइल्ड काउ से क्या बन गया? साहिवाल काउज ऑफ पंजाब। ठीक है, वी मस्ट रिकॉग्नाइज दैट थ्रू आवर एंसेस्टर्स वी न्यू अबाउट इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। लेकिन हम लोगों को नहीं मालूम था कि इनहेरिटेंस कैसे आता है। व्हाट इज द साइंटिफिक बेसिस ऑफ दिस फेनोमेना? मतलब
जीन्स कैसे ट्रांसमिट होते हैं पेरेंट्स से प्रोजेनी में, इसका साइंटिफिक बेसिस पहले नहीं था। इसका साइंटिफिक बेसिस पहली बार किसने दिया? मेंडल ने दिया। सो मेंडल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन इसको क्लोज करने से पहले एक लाइन ये भी हम लोग लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे? साहिवाल काउज ऑफ पंजाब के बारे में। तो एंसेस्ट्रल स्टॉक था, इसका मतलब वाइल्ड काउस थे, ठीक है। और वाइल्ड काउस से सेलेक्टिव ब्रीडिंग होके, मतलब वही वाली प्रोजेनी को सेलेक्ट किया गया रिप्रोडक्शन में जिनका मिल्क यील्डिंग अच्छा था, जिनका जिनमें डिजीज कम थी, जो हेल्दी थे, उन्हीं को सेलेक्ट किया गया। तो उसको क्या बोलेंगे? सेलेक्टिव ब्रीडिंग फ्रॉम एंसेस्ट्रल स्टॉक, या फिर इसी को क्या बोलेंगे? आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। सो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन से और सेलेक्टिव ब्रीडिंग से एंसेस्ट्रल स्टॉक ऑफ वाइल्ड काउज से क्या बन गया? साहिवाल काउज। साहिवाल काउज। और ये कहां पे हुआ? इंडियन पंजाब में हुआ, ठीक है। पंजाब में हुआ इस तरह से, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। और इस पूरे प्रोसेस को हम लोग बोल सकते हैं डोमेस्टिकेशन। ऐसे आप बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हो। वाइल्ड डॉग से क्या बन गया? डोमेस्टिकेटेड डॉग। वाइल्ड वीट से क्या बन गया? कल्टीवार ऑफ वीट, मतलब डोमेस्टिकेटेड वीट वेराइटीज। तो धीरे धीरे करके बहुत सारे ऐसे बनते हैं। अब इससे देखो नीट में लेवल 1 क्वेश्चन कैसे आएगा। साहिवाल काउज वेर प्रोड्यूस बाय, क्या साहिवाल काउज जेनेटिक इंजीनियरिंग से बना है? क्या साहिवाल काउज एलियन स्पीशीज का दूसरे कहीं से देश से लाके बनाया गया है? नहीं, साहिवाल काउज इंडियन ओरिजिन का है। लेकिन कैसे बना है? एंसेस्ट्रल स्टॉक के सेलेक्टिव ब्रीडिंग से। सेलेक्टिव ब्रीडिंग को रिप्लेस कर देगा सेलेक्टिव मीटिंग से। तो ब्रीडिंग बोलो, या फिर एनिमल्स के रिस्पेक्ट में इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? सेलेक्टिव मीटिंग भी बोल सकते हैं, ठीक है। सो साहिवाल काउज ऑफ पंजाब were created using selective mating या selective breeding of ancestral stock। इस प्रोसेस से बना है साहिवाल काउज। ऑब्वियसली काउज के रिस्पेक्ट में, बॉविन्स के रिस्पेक्ट में मिल्क प्रोडक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो कौन से कैरेक्टर के ऊपर फोकस किया गया होगा? मिल्क यील्डिंग। तो जिसमें ज्यादा मिल्क यील्डिंग वैरायटी होगी, उसी वाले प्रोजेनी को सेलेक्ट करके साहिवाल काउस के डेवलपमेंट में यूज किया गया। तो ये एक एग्जांपल है सेलेक्टिव ब्रीडिंग का। याद रखो ये प्रोसेस करना लोगों को आता था, लेकिन ये नहीं मालूम था कि आखिर क्यों ऐसा हो रहा है। व्हाट इज द साइंटिफिक बेसिस ऑफ हाई मिल्क प्रोडक्शन इन साहिवाल काउज? ये नहीं मालूम था कि साइंटिफिक बेसिस क्या। हाँ, ये मालूम था कि अच्छे वाले प्रोजेनिस को रिप्रोड्यूस कराएंगे तो और अच्छी ब्रीड बन जाएगी, फिर उसके प्रोजेनिस को सेलेक्ट करके रिप्रोड्यूस कराएंगे तो और अच्छी ब्रीड बन जाएगी, ये मालूम था। लेकिन ये नहीं मालूम था कि व्हाट वाज द साइंटिफिक बेसिस ऑफ व्हाट दे आर डूइंग। ये जो हो रहा है इसका साइंटिफिक बेसिस क्या है, ये नहीं मालूम था। ये किसमें पता चला? पहली बार पार्शियल डिटेल्स पता चली मेंडल्स एक्सपेरिमेंट में। तो अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे मेंडल्स एक्सपेरिमेंट या फिर क्लासिकल जेनेटिक्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।